सोचिए जरा, तमिलनाडु की राजनीति में आजकल जो चल रहा है उसकी किसी ने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। राज्य का वो दशकों पुराना राजनीतिक ढांचा अचानक से एक नई चुनौती के सामने खड़ा है और इसके जवाब में जो रणनीतियां बन रही हैं वो एकदम हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में ये भूचाल क्यों आया है और पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 108। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जो थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने जीतकर हासिल किया है। अपनी इस धमाकेदार एंट्री के साथ टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। एक नज़र में तो लगता है कि ये एक साफ जीत है ना? लेकिन राजनीति में, खासकर तमिलनाडु में, चीजें इतनी सीधी कभी नहीं होती। क्योंकि कहानी में असली ट्विस्ट इस दूसरे नंबर से आता है, 118। ये तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जरूरी मेजॉरिटी का मार्क है। भले ही विजय की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन गवर्नर ने उन्हें वापस भेज दिया। वजह बिल्कुल साफ है, उनके पास फिलहाल 118 विधायकों का वो जादुई आंकड़ा नहीं है। मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी दूर रह जाने वाली बात हो गई है। तो इस पूरी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए हम इन 4 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे विजय के रास्ते की असली बाधा क्या है, फिर चुनावी गणित को समझेंगे, उसके बाद गठबंधन के उन समीकरणों पर बात करेंगे जो बंद कमरों में बन रहे हैं, और आखिर में जानेंगे उस ऐतिहासिक दुश्मनी के बारे में जो इस पूरी स्थिति को इतना खास बनाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विजय के सामने खड़ी इस सबसे बड़ी रुकावट की, जो कि पूरा का पूरा नंबरों का खेल है। गणित बिल्कुल साफ है, टीवीके के पास अपनी सीटें हैं और मान लीजिए अगर उन्हें 5 कांग्रेस विधायकों का सपोर्ट मिल भी जाता है तो भी वो 113 पर ही अटक जाते हैं, यानी वो 118 के टारगेट से ठीक 5 कदम दूर हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इन 5 सीटों की खाई को पाटना ही इस वक्त उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर आता है वो ट्विस्ट जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ विजय इन 5 सीटों की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी रणनीति पर चर्चा हो रही है जो किसी ने सोची नहीं थी। सूत्रों की माने तो तमिलनाडु की राजनीति के 2 सबसे बड़े और पुराने दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके वास्तव में हाथ मिला सकते हैं। उनका इकलौता मकसद थलपति विजय को सत्ता में आने से रोकना। अगर ऐसा सच में होता है तो ये किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे। चलिए देखते हैं कि गठबंधन की ये 3 समीकरण आखिर काम कैसे कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए इन 3 खास ऑप्शंस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला, दोनों बड़े गठबंधनों का पूरी तरह से एक हो जाना। दूसरा, डीएमके अलायंस का सिर्फ एआईडीएमके पार्टी के साथ जुड़ना। और तीसरा, डीएमके का कांग्रेस को छोड़कर एआईडीएमके और पीएमके के साथ आना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला ऑप्शन तो आप लगभग नामुमकिन ही समझिए। अगर हम नेशनल लेवल के गठबंधनों को देखें तो डीएमके मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ी है, जबकि एआईएडीएमके का गठबंधन बीजेपी के साथ है। अब राज्य स्तर पर एक ही गठबंधन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ ले आना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैथमेटिकली शायद जुड़ जाए, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर दूसरा ऑप्शन कैसे काम करता है? क्या हो अगर डीएमके अलायंस अपना बाकी का बैगेज किनारे रखे और सीधे तौर पे सिर्फ एआईआईडीएमके के साथ आ जाए? अगर ऐसा होता है तो नंबर सीधा 120 पर पहुंच जाता है। ये आंकड़ा 118 के मेजॉरिटी मार्क को बहुत ही सुरक्षित तरीके से पार कर लेता है। सरकार बनाने का ये एक एकदम सीधा और पावरफुल रास्ता है। और फिर आता है ये तीसरा समीकरण, जो एकदम बारीक लेकिन काफी प्रैक्टिकल रास्ता है। मान लीजिए कांग्रेस को डीएमके अलायंस से बाहर कर दिया जाए, उसमें एआईडीएमके को जोड़ा जाए और फिर पीएमके को भी साथ ले आए, तो टोटल क्या बैठता है? 119 सीटें। मेजॉरिटी मार्क से सिर्फ 1 सीट ज्यादा। इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातचीत और एक नेशनल पार्टनर को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये चीज स्टेट की रीजनल पावर को मजबूती से सत्ता में बनाए रखेगी। अब इस ठंडे चुनावी गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस दशकों पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी की जो सत्ता की इस पूरी लड़ाई को इतना दिलचस्प बनाती है।
1967 से लेकर आज तक इन दोनों पार्टियों ने राज्य की सत्ता पर अपना ऐसा कड़ा कंट्रोल बनाए रखा है कि किसी भी नेशनल पार्टी को यहाँ पैर जमाने का मौका ही नहीं मिला। 1989 के विधानसभा वाली वो अकल्पनीय घटना हो या 2001 में आधी रात को हुई गिरफ्तारियां, इन्होंने सिर्फ एक दूसरे का विरोध ही नहीं किया बल्कि सत्ता के किले को भी बहुत मजबूती से बचा कर रखा है। और इस दुश्मनी का असली चेहरा थे ये दो महान नेता, डीएमके के करुणानिधि और एआईएडीएमके की जयललिता। इन दो दिग्गजों के बीच की जो पर्सनल नफरत थी वो किसी से छुपी नहीं है। इन्होंने कभी कोई स्टेज शेयर नहीं किया, पब्लिक में एक दूसरे को देखकर कभी स्माइल तक नहीं की। इनके रिश्तों की कड़वाहट ने तमिलनाडु की राजनीति के एक पूरे एरा को डिफाइन किया है। आज इन्हीं दोनों पार्टियों का साथ आने के बारे में सोचना भी इनके सपोर्टर्स के लिए पूरी तरह से अनइमेजिनेबल है। इस दुश्मनी की गहराई को समझने के लिए पास्ट की कुछ घटनाओं पर न्यूट्रल होकर गौर करना जरूरी है। मार्च 1989 में विधानसभा के अंदर जयललिता की साड़ी खींची जाने वाली घटना, फिर करुणानिधि का जयललिता को करप्शन के आरोप में जेल भेजना और बाद में जयललिता के वापस पावर में आने पर करुणानिधि को आधी रात को गिरफ्तार करवाना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरी और पर्सनल लड़ाई थी। यही वो कड़वा इतिहास है जिसे आज भुलाने की बातें हो रही हैं। तो सत्ता की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, एक नई राजनीतिक ताकत को अपना 50 साल पुराना दबदबा तोड़ने से रोकने के लिए ये पार्टियां अपनी दशकों की गहरी नफरत को भी किनारे रखने पर विचार कर रही हैं। ये दिखाता है कि अपना सिस्टम बचाने के लिए राजनीतिक दल किस हद तक जा सकते हैं। थलपति विजय उनके लिए सिर्फ एक नए नेता नहीं बल्कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम के लिए एक चुनौती बन गए हैं। इस पूरी चर्चा के बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो ये है, क्या सिर्फ विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास फिर से लिखा जाएगा? क्या डीएमके और एआईएडीएमके अपना फ्यूचर बचाने के लिए अपने ही पास की कड़वाहट को भूल जाएंगी? गणित तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल कीमत वाकई बहुत बड़ी है। आगे जो भी फैसला होता है वो निश्चित रूप से राजनीति के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति में जो आज नामुमकिन लगता है कल वही हकीकत बन सकता है।